नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए गैर मामूली शख्सियतों को मदऊ करते हैं। ऐसी शख्सियतों को मदऊ करते हैं जिन पर माशरे का असर होता है और जो माशरे को एक नई जहत अता करते हैं, माशरे की मदद करते हैं और जो ज़रूरतमंद होते हैं उनकी मदद में आगे रहते हैं। और आपको बता दूँ कि हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा गैर मामूली शख्सियतें इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि माशरे को एक अच्छा सेहतमंदाना मैसेज पहुँचे और माशरा तरक्की की राह पर गामज़न हो जाए। हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा खिलाड़ी भी बनते हैं, सियासतदान भी बनते हैं, दानिश्वर भी बनते हैं, मुफक्किर भी इस प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, उलमा मशाइखीन भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, उन्हें मदऊ किया जाता है और समाजी जहदकार, हुकूक इंसानी की जहदकार भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। लेकिन आज हमने जिस शख्सियत को मदऊ किया है वो भी गैर मामूली है, और गैर मामूली इसलिए है, हम इसलिए कहते हैं गैर मामूली, जो अफराद, जो शख्सियात दूसरों की मदद करते हैं वो यकीनन गैर मामूली होते हैं। तो आप बताइए कि इस नफ़्सा नफ़सी के दौर में अगर आपकी कोई रहनुमाई करता है, ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट्स होते हैं और ख़ास तौर पर जो मेडिसिन के स्टूडेंट होते हैं, मेडिकोज़ होते हैं, उनकी रहनुमाई करता है, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो बहरहाल आज हमने जिस शख्सियत को मदऊ किया है वो हैं डॉक्टर मोहम्मद तंज़ील मुनव्वर। आर्थोपेडिक सर्जन हैं, एमएस आर्थोपेडिक सर्जन, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर है उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के। और आपको बता दूं कि इन्हें हमने बहैसियत असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर आर्थोपेडिक सर्जन के मदऊ नहीं किया है, बल्कि इक़रा की ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स के सदर की हैसियत से यहाँ पर हमने मदऊ किया है, ताकि वो बताएं कि जो बच्चे एमबीबीएस के बाद एमडी में दाखिला लेते हैं वो किस तरह अप्रोच होना चाहिए, उन्हें किस तरह वो अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, इस बारे में हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे स्टूडियो में, और हमें खुशी है कि इक़रा ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स जो हैं वो एक गैर सरकारी तंजीम होने के बावजूद भी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो पहले हम चाहेंगे कि जिस तरह जो हमारे बच्चे बच्चियाँ हैं वो एमबीबीएस करते हैं, तो क्या उसके बाद एमडी करना बहुत ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रमंद हूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला का, उसके साथ साथ में सियासत टीवी वालों का, इस वजह से कि हमारे प्रोग्राम को जो है ना लोग लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं और जो है ना लोगों तक बात पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले मैं जो है ना अपना तारुफ़ करवाना चाह रहा हूँ। जैसा कि साहब बताए कि मैं डॉक्टर मोहम्मद तंज़ील मुनव्वर हूँ, एमएस आर्थोपेडिक्स उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल से हूँ, और मेरा ताल्लुक़ जो है ना हैदराबाद से है। हैदराबाद में एक एनजीओ है इक़रा ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स, जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से रजिस्टर्ड है। ये एनजीओ हमारा 2015 में शुरू हुआ था जी जी। और इसका जो है ना प्रमोशन जो होता है वो आई केयर हेल्थ एंड एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट से होता है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से रजिस्टर्ड है और तकरीबन जो है ना 2020 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। ये फंक्शनिंग तकरीबन 2015 से काम कर रही है, नवंबर 27 2015 से, और इसका रजिस्ट्रेशन जो है ना 2020 में हुआ, जबकि कोविड जो है ना एक्यूट पीक पर था। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तकरीबन खिदमत अंजाम दिए थे। आपके सवाल से पहले जो है ना मैं मुख्तसर मेरे ऑर्गेनाइजेशन का तारुफ़ कर रहा हूँ। मैं तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 20 ऐसे जो है ना प्रोग्राम्स किए हम लोग, प्रोजेक्ट्स किए। ये प्योरली नॉन यानी चैरिटेबल बेसिस पे है, इसमें कोई हमारा पर्सनल बेनिफिट कुछ नहीं है। इसमें तो जो है ना सोसाइटी और कम्युनिटी को सामने रख कर काम करते। हम जब भी जो भी प्रोजेक्ट करें, हम जो है ना इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड और जो है ना किसी को हम देखते नहीं, बस एक चीज़ को देखते कि वो गरीब होनी चाहिए, चाहे कौन से भी दीन से ताल्लुक़ रखने वाला हो। इंसान है तो काफ़ी है, हम उसकी खिदमत ज़रूर करेंगे। अब तक के जो हमारे प्रोग्राम्स हुए, जैसा कि हंगर फीड ड्राइव के नाम से हम लोग जो है ना गरीब लोगों को खाने का इंतज़ाम करते हैं, लंच का, कोठी मैटरनिटी हॉस्पिटल के पास और उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के पास, और जो है ना और भी दीगर रोज़ाना करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ साथ में आइसोलेशन सेंटर बोल के हम लोग एक चलाए थे कोविड के अंदर। तकरीबन जो है ना 3 महीने बग़ैर फ़ीस के, कोई कैश काउंटर नहीं था हमारे आइसोलेशन सेंटर में। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 150 पेशेंट्स जो है ना डिस्चार्ज हुए, जबकि ज़माना था कि कोविड का लोग जो है ना माशी एतबार से भी परेशान थे, सेहत के एतबार से भी परेशान थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफ़ीक़ दिया हमको काम करने की, हम काम किए, अल्लाह काम लिया हमारे से। 150 से ज़्यादा पेशेंट इन पेशेंट डिस्चार्ज थे, जो तकरीबन 20-25 दिन जो है ना हमारे पास आइसोलेशन सेंटर में एडमिट थे। उनको बहुत सारे सहूलियात से आरास्ता किया गया था, जैसा कि मेडिसिन है और जो है ना
एडमिशन है, बेड चार्जेस है, जो भी है सब कुछ फ्री था, ऑक्सीजन वगैरह भी। ऑक्सीजन सब कुछ फ्री था। सिर्फ इन्वेस्टिगेशंस कुछ करवाना था और थोड़े बहुत जो कॉस्टली मेडिसिन थे वो आपने परचेज करना था, वो भी डिस्काउंट प्राइस पे दिया गया था। जी जी। ये इसके बाद में हम लोग जो है ना फ्लड रिलीफ का काम किए थे। तकरीबन 2020 में हैदराबाद में बहुत सारे फ्लड्स आए थे, जिसके अंदर हम लोग जो है ना फ्लड रिलीफ का काम करके गरीब लोगों को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन बहुत सारे जो है ना खाने के एतबार से और उनके सहूलियत के एतबार से जो जो चीज़ें चाहिए सारी चीज़ें हमारे ट्रस्ट की तरफ से प्रोवाइड किए थे। और इसके साथ में मेडिकल एंड हेल्थ कैंप से हम लोग इसको करते रहते रेगुलर। संडेज़ के दिन संडे कैंप्स के नाम से होते हैं और स्कूल के अंदर जाके, खुसूसन गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जाके स्कूल बच्चों के लिए हेल्थ चेकअप कैंप करते। और उसी दौरान में जब कभी भी ऐसे हंगामी तौर पे कुछ ऐसे फ्लड्स आ गए तो उस वक्त में भी हम लोग जो है ना मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज करते। और हमारे पास एक एम्बुलेंस है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ट्रस्ट में, जिसको है ना सर्विस अंजाम देते। जब कभी भी ज़रूरत पड़ी हमारे नंबर पे कॉल किए तो इंशाल्लाह जब भी अवेलेबल के हिसाब से जो है ना प्रोवाइड करते। हम लोग एक प्रोजेक्ट चलाए थे। हम लोग सोचे थे कि इंसान की जो बेसिक नीड है वो ऑक्सीजन है। जी। तो सेकंड वेव में ज़्यादा एडमिशन का तो उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, बेड्स भी अवेलेबल रह रहे थे कोविड सेकंड वेव में। तो हम लोग सोचे कि घर पे रखकर हम इलाज कर सकते हैं उनका। तो हम लोग सोचे कि लोग को जो है ना जो बेसिक चीज़ चाहिए इंसान को ऑक्सीजन है, तो हम लोग जो है ना उस महंगे ज़माने में बहुत सारे सिलेंडर्स एक्वायर करके पेशेंट तक सिलेंडर को पहुंचा रहे थे घर जाकर। जाके जो है ना पेशेंट सिर्फ सिलेंडर ही नहीं पहुंचा रहे थे, बल्कि जब भी सिलेंडर खाली हो गया दोबारा जो है ना एक्सचेंज कर रहे थे। और हमारे पास कुछ लोग थे खिदमत अंजाम देने के लिए, वॉलंटियर्स थे। वो लोग वॉलंटियर्स जो है ना घर जाकर सिलेंडर ऑक्सीजन कनेक्ट करके उन लोगों को जो है ना अवेयरनेस भी ला रहे थे कि कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, वरना बहुत सारी ऑक्सीजन भी वेस्ट हो जा रही थी। उस वक्त का ज़माना था, ऑक्सीजन मिलने में भी बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो रही थी, लेकिन अल्लाह ने हमसे काम को करवाया। और आगे का एक मास्क ड्राइव सोचे थे कि जब से गवर्नमेंट की तरफ से एक ज़रूरी था कि मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, तो हम लोग सोचे कि इसमें सबसे ज़्यादा जो खिदमत अंजाम दे रहे उसमें खुसूसन जो ना एक तो पुलिस डिपार्टमेंट था, दूसरा जो ना डॉक्टर्स थे। ये लोग फ्रंट लाइन वॉरियर्स के तौर पे काम कर रहे थे। तो हम लोग सोच के तकरीबन हैदराबाद के बड़े बड़े पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर तकरीबन पुलिस ऑफिसर्स को जो ना मास्क का इंतज़ाम किए थे। ये नॉर्मल मास्क नहीं बल्कि N95 मास्क का इंतज़ाम किया था अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ साथ में हम लोग जो है ना हॉस्पिटल्स को जाकर, गांधी हॉस्पिटल है, उस्मानिया हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल्स को जाकर वहाँ पे भी जो है ना मास्क का इंतज़ाम किए थे हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। जबकि मास्क भी मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था हम सबको, आप सबको पता है। और इसके अलावा हमारे पास एक प्रोग्राम ये भी चला था कि टेली कंसल्टेशन के नाम से। अच्छा। हम लोग सोचे कि कोविड, एक्यूट कोविड है, कोई बाहर निकलना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल की बात है, घर पे भी बेचारे रह के जो पुराने पेशेंट्स हैं खुसूसन डायबिटीज़ के, हाइपरटेंशन के और पुराने CVA के जो फालिज के पेशेंट्स थे, उन लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि वो लोग जो है ना क्लिनिक को जाकर जो है ना काम कर सके, यानी अप्रोच कर सके डॉक्टर को। तो हम लोग सोचे कि क्या ही अच्छा होता कि एक जो है ना टेली कंसल्टेशन के नाम से हम एक प्रोजेक्ट चलाए, जिसके ज़रिए से जो माहिरीन डॉक्टर्स है, तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से 30 डॉक्टर्स जो सब्जेक्ट में महारत रखते और जो है ना बहुत ज़्यादा क्लिनिकल जिसकी प्रैक्टिस थी, जो समझ सकते पेशेंट के प्रॉब्लम को ऑनलाइन से, तो लोग जो है ना डायरेक्ट कंसल्टेंट का नंबर जो है ना पेशेंट को दे दिए थे। पेशेंट के कॉल्स डायरेक्ट कंसल्टेंट को आते थे जो मुनासिब डॉक्टर है, जैसा कि शुगर के डॉक्टर है तो शुगर के डॉक्टर का नंबर दे दिए थे, वो कॉल उनको आता था, जिसकी वजह से वो लोग जो है ना डायरेक्ट पेशेंट से बात करते थे या उनके अटेंडेंट बात करते थे। तो एक तो सबसे पहली चीज़ बाहर निकलने से कोविड का अंदेशा भी कम हो गया था और फिर डॉक्टर का मिलना भी बहुत आसान हो गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये खिदमत जो है ना हम 2 फेज़ में करे थे, टेली कंसल्टेशन फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 के नाम से। तो 2 फेजेस में भी माशाल्लाह रोज़ाना के जो है ना तकरीबन एक कंसल्टेंट को कभी कभी है ना 20-20, 25-30 कॉल्स भी आ रहे थे। तो एक मरतबा ऐसे बैठे बैठे हम अंदाज़ा लगाए कि क्या रेंज का जो है ना हम खिदमत किए। इसका अजर देने वाला तो ऊपर वाला है, लेकिन हम सोचे कि इसका क्या जो है ना कम्युनिटी के ऊपर बर्डन हो सकता था, उसको क्या लेवल तक अल्लाह ने हमसे काम लिया सोचे। तो अगर एक टेली कंसल्टेशन कॉल नॉर्मल डॉक्टर से भी लिए तो 300 to 500 चल रहा था। तो अगर हम मिसाल लगाए एक डॉक्टर को एक दिन में तकरीबन 20 से 25 कॉल्स आ रहे थे, तो रोज़ाना के 30 डॉक्टर्स काम किए और फिर वो 30 डॉक्टर्स रोज़ाना के एतबार से तकरीबन ये प्रोजेक्ट हमारा 3.5 महीने चला, वो भी 2 फेज़ में। तो दुनियावी एतबार से अगर हम हिसाब लगाएंगे तो काउंटलेस आज पैसे हो गए, अल्लाह ने काम लिया। तो फिर ये फ़ेज़ 1 में किया, फिर फ़ेज़ 2 में किया ये टेली कंसल्टेशन को। ख़ास बात ये थी कि हम लोग जो है ना डायरेक्ट डॉक्टर से बात करवा रहे थे, ऐसे नॉर्मल MBBS डॉक्टर, BMS डॉक्टर नहीं, बल्कि डायरेक्ट जो है ना कंसल्टेंट जिसका नंबर दे चुके थे, वायरल हो चुका था,
और हम शुक्रगुजार हैं उन डॉक्टर्स के भी जो है ना काफ़ी जो है ना हमारी मदद किए। और इसके अलावा भी जो है ना एक प्रोग्राम ये भी है कि इखरा संडे क्लिनिक बोल के हमारा एक संडे क्लिनिक चलता, तो उसके अंदर हम लोग जो है ना मोबाइल क्लिनिक लगा के अभी चलता है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी जारी है। मोबाइल एरियाज़ में खुसूसन स्लम एरियाज़ को जाके कॉन्सेंट्रेट करके हम लोग जो है ना वहाँ पे स्क्रीनिंग का ज़्यादा काम करते हैं। जो पेशेंट्स को जो है ना ज़्यादा तिब्बी खिदमत की ज़रूरत है उनको जो है ना वहाँ से उठाकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक पहुँचाना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑर्गेनाइजेशन से तकरीबन 1500 डॉक्टर्स से ज़्यादा जुड़े हुए हैं हमारे पास में। बहुत अच्छी बात कही है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक कि इखरा ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स का सवाल है, तो इसकी जो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो है आई केयर हेल्थ एंड एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट। और आपको बता दूं कि न सिर्फ तेलंगाना बल्कि मुल्क के मुमताज़ रेडियोलॉजिस्ट जो हैं डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल मतीन इसके एजाज़ी सदर हैं। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि क्या MBBS के बाद MD करना लाजमी है? और अक्सर ये कहा जा रहा है कि बच्चों से ये कहा जाता है कि आपने MBBS तो कर लिया है लेकिन ये नाकाफ़ी है। जब MD करना लाजमी है तो फिर उसके भी कई कंडीशंस है। यानी मिसाल के तौर पर अगर आप जब क्वालिफाई करते हैं, रैंक लाते हैं, तो उसके बाद जो बच्चों को गाइड करने का मसला होता है वो बड़ा मुश्किल नज़र आता है। तो इस बारे में हम चाहेंगे कि हमारे जो नाजरीन हैं या व्यूअर्स हैं वो उन्हें आप बताएं कि किस तरह अप्रोच होना चाहिए MD में दाखिले के लिए। जी, बहुत सही सवाल किया आपने। माशाल्लाह इसी का इंतज़ार था मेरे को में ये सवाल का, कि जैसा कि मैं अब तक तकरीबन प्रोजेक्ट्स बता चुका हूँ आपको। हमारा ये जो आखिरी प्रोजेक्ट है ये जो है ना हमारा इखरा फ्री एजुकेशन एंड गाइडेंस सर्विसेज के नाम से प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग जो है ना 2 किस्म के लोगों को टारगेट करते हैं। एक तो अंडर ग्रेजुएट्स को और पोस्ट ग्रेजुएट्स को। अंडर ग्रेजुएट्स को जैसा कि नीट UG एग्ज़ाम जो लिखते हैं उनका जो टारगेट होता है, ये जो आपका सवाल है ये जो है ना हमारे लिए नीट PG एग्ज़ाम लिखने वालों के लिए है। तो आप सबको पता है माशाल्लाह अभी तकरीबन हुकूमत की तरफ से हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मेडिकल कॉलेज खुल गया माशाल्लाह। बहुत खुशी की बात है, जिसकी वजह से जो है ना हमारे MBBS डॉक्टर्स जो है ना पेरीफेरी तक पहुंच सकेंगे और खिदमत अंजाम दे सकेंगे। इसी में जैसा कि बताए आप, तो अभी तो माशाल्लाह बहुत सारे जो है ना MBBS डॉक्टर्स मार्केट में आ गए, लेकिन MBBS तक रुके रहना ये काफ़ी नहीं है। इसलिए कि बहुत सारे ऐसे बीमारियाँ रहते हैं जिसको जो है ना PG सुपर स्पेशलिटी समझ सकते, यानी MD MS और जो है ना DM और MCH वाले समझ सकते। तो इसके लिए अगर कोई MBBS तक महदूद हो गया तो उससे होता है कि वो अपनी नॉलेज जो है ना बेसिक नॉलेज रखने की वजह से सब्जेक्ट यानी पेशेंट के स्क्रीनिंग तक काम आते हो। आगे का काम करना है तो उसको जो है ना थोड़ा सब्जेक्ट नॉलेज में अपडेट होना पड़ेगा। इसके लिए PG करे बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि माशाल्लाह सिटी के अंदर तो किसी ना किसी ज़रिए से खिदमत हासिल हो जाते, चाहे वो बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ज़रिए से या फिर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के ज़रिए से। लेकिन अगर कोई MBBS डॉक्टर्स PG कर लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में महारत हासिल हो गई, तो वो लोग जो है ना पेरीफेरी तक जाकर जो है ना खिदमत अंजाम दे सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अक्सर जो MD में एडमिशन लेना चाहते हैं या PG एंट्रेंस में उन्होंने क्वालिफाई भी कर लिया है, रैंक भी उन्हें मिला है, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं, पेरेंट्स ने हमसे शिकायत भी की है कि जो काउंसलिंग का मरहला है, ऑल इंडिया काउंसलिंग का तरीक़ेकार हो या फिर स्टेट लेवल की जो काउंसलिंग है उसका तरीक़ेकार हो, यहाँ गाइड करने वाला कोई नहीं है। जी, ये बहुत ज़्यादा डार्क एरिया रह गया अभी भी। इतने अवेयरनेस होने के बावजूद भी हम लोग जो है ना तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा इखरा प्री काउंसलिंग मीट प्रोग्राम जो है तकरीबन 8 साल से हम लोग इस काम के पीछे लगे हुए हैं। ये बिल्कुल नॉन प्रॉफिटेबल जो है ना चैरिटी बेसिस है, इसमें हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं, कम्युनिटी इंटरेस्ट के बेसिस पे हम काम करते। हमारा जो पहला प्रोग्राम हुआ था वो 2016 में इसी सियासत हाल के अंदर हुआ था। माशाल्लाह सियासत वालों में काफ़ी कोऑपरेशन रहा, बहुत इंस्पिरेशन भी रहा। माशाल्लाह साहब लोग जहाँ पे जो जाहिद साहब है और आमिर साहब है लोग जो है ना माशाल्लाह काफ़ी इंकरेज करे, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ये प्रोग्राम को यहाँ तक पहुँचा सके। आज जो है ना 2023 का ये 8वां प्रोग्राम है, 8th एनुअल प्री काउंसलिंग प्रोग्राम है। और बात ये रही जैसा आपने फरमाया कि जो है ना जिस तरीके से गाइडेंस हासिल होना चाहिए लेकिन उस तरीके से हासिल नहीं है। जो है ना यूनिवर्सिटी की तरफ से एक प्रॉस्पेक्टस के नाम से एक चीज़ आ जाती, तो तकरीबन 66 पेजेस का रहता हो। अच्छा, चाहिए तो ये कि एस्पिरेंट्स को ये सारे वर्ड टू वर्ड पढ़े, लेकिन बाज़ लोग जो है ना नेग्लिजेंस की वजह से या फिर लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ते, तो इन लोगों के अंदर बहुत सारे ऐसे इश्कालात रहते, डाउट्स रहते, वो अपने खुद ही से क्लियर नहीं कर सकते। जी। तो हम लोग उनको एक जगह जमा करके, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फाउंडेशन की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक जगह जमा करके उनको हर चीज़ वर्ड टू वर्ड समझाएंगे कि स्टेट काउंसलिंग प्रोसीजर क्या है और नेशनल यानी ऑल इंडिया काउंसलिंग प्रोसीजर क्या है। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी नीट एग्ज़ाम आने की वजह से एक ज़माना पहले यानी 2016 से पहले पूरे तेलंगाना के जितने भी मेडिकल कॉलेज के सीट्स है वो सिर्फ APPG के ज़रिए से फिल होते थे। अच्छा, अब जैसे ही 2017 में नीट PG के नाम से इंट्रोड्यूस हो गया, तो वो इंट्रोडक्शन होने के बाद में
जो भी सीट्स है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के यानी गवर्नमेंट कॉलेज के सीट्स है वो उसको 50-50 कर देंगे। जी जी। जो पहले यानी 50% सीट्स है वो जो है ना ऑल इंडिया के थ्रू फिल करेंगे। फर्ज करिए कि उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में 18 सीट्स है, तो 9 सीट्स जो है ना नीट यानी ऑल इंडिया काउंसलिंग से फिल होंगे, बाकी 9 सीट्स जो है ना स्टेट काउंसलिंग के थ्रू फिल होंगे। जी जी। ये बेसिक नॉलेज है। और बाकी जो 9 सीट्स है उसके लिए अपने यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन आएगा, उसको स्टेट काउंसलिंग बोलते हैं। जो बाकी पहले के 9 सीट्स है उसको ऑल इंडिया की तरफ से एमसीसी की तरफ से नोटिफिकेशन आएगा, उसको जो है ना वो लोग उसकी काउंसलिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसको ऑल इंडिया कोटा बोलते हैं, AEQ ऑल इंडिया कोटा बोलते हैं। वो लोग इसकी सीट्स की है ना नोटिफिकेशन, यानी रजिस्ट्रेशन दोनों का अलग अलग है। दोनों का रजिस्ट्रेशन अलग है। जी जी। दोनों का जो है ना रूल्स रेगुलेशंस बिल्कुल अलग है। इसके राउंड्स होते, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 होता, फिर उसके बाद में स्टेट राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 होता, उसके बाद फिर मॉप अप राउंड रहता, उसके बाद स्टेट वैकेंसी राउंड रहता। दोनों के जो है ना मुख्तलिफ अपने अपने रूल्स रेगुलेशन है। तो होता है कि सबसे पहले ऑल इंडिया की काउंसलिंग होती, ऑल इंडिया की काउंसलिंग होती, उसमें जो है ना तकरीबन जो सीट्स रहते वो फिल होते। उसके बाद स्टेट की राउंड 1 सीट काउंसलिंग होती। जी जी। जब स्टेट की राउंड 1 सीट होती उसके बाद में फिर ऑल इंडिया की राउंड 2 काउंसलिंग होती, फिर स्टेट की राउंड 2 काउंसलिंग होती। यानी पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन बेसिक है, फी पेमेंट है, फिर उसके बाद मैं समझता हूँ कि ऑप्शन आता है, फिर ऑप्शन के बाद सीट अलॉटमेंट है। तो ये एमसीसी की तरफ से जो लेटर दिया जाता है अलॉटमेंट का, उसके बाद ये पूरा अमल में होता है। सबसे पहले प्रोसीजर है शॉर्ट में, सबसे पहले जो है ना रजिस्ट्रेशन होता है, जिसके टाइम दिया जाता, तो वो टाइम होने के बाद रजिस्ट्रेशन होने के बाद में जो है ना आपका जो है ना एक मेरिट लिस्ट आ जाती। उसके बाद में आप एलिजिबल होते हैं कि ऑप्शंस रखने के वास्ते। उसके बाद में उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं, उसको आपको टाइम दिया जाता, वो टाइम के अंदर जो है ना आपको वेब ऑप्शंस लगाना रहता। पहले वक्त में जो है ना कुछ साल पहले, तकरीबन 8 साल पहले, ये वेब काउंसलिंग के नाम से कोई चीज़ नहीं थी। ये जो है ना पूरा ओपन काउंसलिंग थी, जिसको ओपन काउंसलिंग कहा जाता था। यूनिवर्सिटी जाते थे हम लोग, ऑफलाइन काउंसलिंग थी, हम लोग जो है ना यूनिवर्सिटी जाते थे। उसमें कुछ दुश्वारियाँ भी थे, जो है ना जो रिमोट में रहते या फिर जो बिजी रहते, वो लोग जो है ना ऑफलाइन के तौर पे विजयवाड़ा जाना ज़रूरी होता था, इसलिए कि हमारी पुरानी यूनिवर्सिटी विजयवाड़ा में। तो क्या ये एमसीसी हो या फिर अगर आप यहाँ पर देखेंगे स्टेट लेवल पर देखेंगे तो KNR जो यूनिवर्सिटी है, मेडिकल एंड हेल्थ यूनिवर्सिटी, उसकी जानिब से कुछ हेल्प डेस्क कायम किए जाते हैं? हाँ, हेल्प डेस्क ज़रूर से तरफ से कायम किए जाते हैं। वो लोग जो है ना हेल्पलाइन नंबर्स भी देते और ईमेल आईडी भी देते। होता है कि रिस्पॉन्ड है ना ज़रा कम रहता है उनकी तरफ से। अगर उनकी तरफ से थोड़ा रिस्पॉन्स करने में इजाफा हो गया, या नहीं तो वो लोग जो है ना कोई ऐसे कॉल सेंटर को या किसी को दे दिए, वो लोग जो है ना फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो रहते, वो छोटी चीज़ होती है, पूछते कि सर मेरे पास EWS सर्टिफिकेट नहीं है, मैं क्या करूँ। वो लोग बोलते कि सर जो है ना मैं तेलंगाना के माइनॉरिटी कैंडिडेट हूँ, मेरे को OBC में आता कि नहीं आता, इसलिए कि तेलंगाना के जो माइनॉरिटी कैंडिडेट्स है बहुत थोड़े तबकात के लोग हैं जो है ना OBC में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी लोग जो है ना BC रिजर्वेशन है, BC रिजर्वेशन नेशनल लेवल पे एप्लीकेबल नहीं होता। तो वो लोगों को ये देखने के तौर पर हमारे लिए वो छोटा डाउट दिखता, और जिसको सवाल किया जा रहा, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो या कोई और एक्सपर्ट हो, उनके लिए सवाल छोटा रहता, इसलिए वो लोग जो है ना इस काम के अंदर लगे हुए कई साल से, लेकिन सवाल करने वाले के लिए बड़ा सवाल है। लेकिन आप देखेंगे, आपने खुद बताया है कि BC की यानी नेशनल लेवल पर कोई कदर नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चे हमारे MD के करना चाहते हैं उन्हें EWS सर्टिफिकेट निकाल लेना चाहिए। जी। EWS का मसला ऐसा है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, वो जो है ना OCs के लिए है, OCs के लिए है। जो OC कैंडिडेट्स रहते जिसको बिल्कुल रिजर्वेशन कोई रिजर्वेशन क्लेम नहीं कर सकते, उनके लिए EWS। लेकिन जब BC आप वहाँ पर एडमिट नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप EWS हाँ, अगर OC कैंडिडेट है उनको जो है ना EWS के जरिए से अपना फ़ायदा पूरा उठा सकते हो। अच्छा, एक बात बताइए कि जब इक़रा की जानिब से जो 30 जुलाई को मतलब एक मीट जो हो रही है, ख़ासतौर पर प्री काउंसलिंग जो मीट है, तो उसमें क्या चीज़ें आप बच्चों को बताएंगे? जी, ये जो है ना माशाल्लाह हम ये प्रोग्राम जो जैसा आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ये हर साल जैसा ऑर्गेनाइज़ करते हैं हम लोग, इस साल भी हम लोग ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं उर्दू मस्कन हॉल में। खिलवत पे उर्दू मस्कन हॉल है। 30 जुलाई इतवार के दिन है, सुबह 9:30 बजे इंशाल्लाह रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा और 10 बजे काउंसलिंग स्टार्ट होंगी, 10 था 3 बजे तक है। इस मीट के अंदर, प्री काउंसलिंग मीट के अंदर हम लोग जो है ना, पहले अभी तो रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है, हम लोग गूगल फॉर्म शेयर करेंगे, वो गूगल फॉर्म के ज़रिए से आप लोग अपना अपना नंबर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जिसके ज़रिए से हम उनसे कम्युनिकेट करेंगे और उनको जो है ना रजिस्ट्रेशन नंबर भेजेंगे, उनको हम बताएंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल है, सो दैट वो लोग कंफर्टेबल रहेंगे कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया। ये रजिस्ट्रेशन फ्री है लेकिन मैंडेटरी है हमारे को अरेंजमेंट्स करने में। दूसरी चीज़ ये है, इसी के अंदर हम लोग बुला के सबसे पहले जो है ना एजाज़ी काम करेंगे हम, यानी जैसा कि वो लोगों को फेलिसिटेट करेंगे। करना भी चाहिए कि हमारे जो है ना स्टूडेंट्स है माशाल्लाह काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, टॉप 10 जो मेहनत की है माशाल्लाह, तकरीबन कोई स्टूडेंट है जो 5-5 साल से जो है ना इस काम के लिए लगे हुए हैं। किसी की डिज़ायर होती है कि जो है ना वो
क्रैक करे, पीजी सीट क्रैक करे, उनके वालिदैन के लिए एक जो है ना एजाज़ का ज़रिया बन जाए, वो खुद ही के लिए जो है ना एक एजाज़ का ज़रिया बने। तो वो लोग जो है ना वैसों को हम लोग बुला के फिल्ट्रेट करते हैं हम लोग। जी जी। फिल्ट्रेशन का काम है जिसके ज़रिए, जिसके अंदर जो है ना माशाल्लाह बहुत काफ़ी हैदराबाद के मशहूर मारूफ जो डॉक्टर्स रहते और जो है ना फिलैंथ्रोपिस्ट रहते, वो लोग हम लोग मदद करते, वो लोग हमारे चीफ गेस्ट रहते, वो लोग बहुत अच्छी लोगों को बुला के जो है ना हमें काम करेंगे। इसी के अंदर हम लोग जो है ना जो काम करने वाले हैं, और सबसे पहले हम ऑल इंडिया काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है वो तकरीबन जो है ना 60 पेजेस का पूरा जो है ना एक प्रोस्पेक्टस है। हम लोग उसी के अंदर से जो अहम ज़रूरी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट को चाहिए उसको एकदम बिल्कुल क्रिस्पी तौर पे हम जो है ना पेश करेंगे, बिल्कुल आसानी के तौर पे, वाज़ेह तौर पे, जो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे खुल के सामने आ जाएगा। एक मरतबा अटेंड कर लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि ना करना क्या चाहिए और ना नेक्स्ट स्टेप क्या है, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। और इसी के अंदर जो है ना जैसा कि आप पहले बता चुके कि एक तो ऑल इंडिया काउंसलिंग है, दूसरा स्टेट काउंसलिंग है। ये दो प्रोसीजर्स अलग अलग है, दो के कुछ रूल्स अलग अलग है। तो स्टेट काउंसलिंग प्रोसीजर भी इंशाल्लाह हम उसमें एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा हम लोग जो है ना एक प्रोग्राम इसी में एक कुछ टाइम जो है ना पैनल डिस्कशन के लिए, अच्छा, पैनलिस्ट मेंबर जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स रहेंगे इसमें। वो लोग को जो है ना हम कुछ ये दो ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग करने के बाद में कुछ वक्फा देंगे, अच्छा, इंटरवल देंगे, जिसके अंदर जो है ना स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, वो क्वेश्चंस हमारे तक डाउट्स फिर एक मतलब दोबारा हमारे तक वो क्वेश्चंस पहुंचा देते। हम लोग वो क्वेश्चंस को जो ज़रूरी है उसको जो है ना हम फिल्टर करके पैनल में बैठ के हम उसको डिस्कस करेंगे। हालांकि वो ऑल इंडिया काउंसलिंग में और जो है ना स्टेट काउंसलिंग प्रोसीजर में एक्सप्लेन कर चुके थे। ज़रूरी नहीं कि हमारा एक मरतबा समझाने से हमारे स्टूडेंट्स को बात समझ में आ जाए, तो हम दोबारा उसको डिस्कशन में लाएंगे। फिर उसको जो है ना अहम जो ज़रूरी चीज़ें, जैसा कि जो है ना बाज़ हमारे ख़वातीन हजरात रहते हैं जो है ना मैटरनिटी लीव का मसला रहता, तो वैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या फिर बाज़ हमारे हजरात रहते हैं जिसको जो है ना हमारे स्टूडेंट्स को मालूम नहीं रहता कि कौन से कॉलेज में क्या ऑप्शन रखनी चाहिए, गवर्नमेंट सीट को लेना है कि प्राइवेट सीट को लेना है, फिर क्लिनिकल वर्सेस नॉन क्लिनिकल, जैसा कि ऑर्थोपेडिक से और यानी गायनॉक से और जो ना पीडियाट्रिक से, बस क्लिनिकल सब्जेक्ट से, नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट से। और आप सीट ले रहे तो गवर्नमेंट में नॉन क्लिनिकल लेना चाहिए कि फिर प्राइवेट में क्लिनिकल सीट लेना चाहिए, बहुत बड़ा डाउट है। जी। मैं जो देखा मेरे एक्सपीरियंस में, तो इस वक्त में स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा डाउट ये रहता कि सर हम लोग जो है ना गवर्नमेंट में नॉन क्लिनिकल सीट ले या फिर प्राइवेट में क्लिनिकल सीट ले, इसलिए कि गवर्नमेंट की नॉन क्लिनिकल सीट लिए तो स्टाइपेंड तो पक्का है जी, लेकिन स्टूडेंट का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर प्राइवेट की क्लिनिकल सीट लेंगे तो फीस जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ी, जी, बहुत सोचने की बात है। तकरीबन 4 से 5 लाख अभी भी आज की तारीख में भी जो है ना हमारे प्राइवेट कॉलेज के फ़ीस का अनाउंसमेंट नहीं हुआ अभी भी। अगर फ़ीस का अनाउंसमेंट जल्द से जल्द हो गया गवर्नमेंट की तरफ से, एक कमेटी रहती है, वो लोग अगर जल्दी फ़ीस अनाउंसमेंट कर दिए तो स्टूडेंट्स अपने तरफ पे मेंटली प्रिपेयर हो सकते हैं कि कौन सी सीट ऑप्ट करना है, प्राइवेट क्लिनिकल सीट ऑप्ट करना है या फिर गवर्नमेंट की जो है ना नॉन क्लिनिकल सीट ऑप्ट करना है। वो लोग अपने तौर पे मेंटली प्रिपेयर हो सकते हैं, इसलिए कि प्राइवेट की फीस जो है ना काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जैसे कि आपका जो इकरा की जो मीटिंग होने वाली है, प्री काउंसलिंग मीट जो होने वाली है, उसमें आपने ये बताया कि ऑल इंडिया काउंसलिंग का तरीक़ाकार समझाया जाएगा, स्टेट काउंसलिंग का तरीक़ाकार समझाया जाएगा, पैनल डिस्कशन होगा। लेकिन एक बात ये भी कही जाती है कि उसमें ये भी बताया जाएगा कि MBBS के बाद क्या। जी, ये भी बहुत अहम चीज़ है। ज़रूरी नहीं कि सब लोग जो है ना माशाल्लाह MBBS करे और PG हासिल करे। बाज़ लोगों के जो है ना इंटरेस्ट होता है कि MBBS MD के अलावा कुछ और ऑप्शन है क्या, MD MS के अलावा कुछ और ऑप्शन है क्या। इसके लिए हमने एक टॉपिक रखे, व्हाट नेक्स्ट आफ्टर MBBS बोल के। जैसा कि गवर्नमेंट सर्विस है, आप जो है ना बिल्कुल गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ MBBS। उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि 30% ऑफ नॉन क्लिनिकल सीट्स रिजर्व फॉर दोज पीपल हु हैव डन गवर्नमेंट सर्विस। आप अगर 3 साल जो है ना रूरल सर्विस करेंगे, 5 ईयर्स जो है ना अर्बन सर्विस करेंगे, तो आप जो है ना गवर्नमेंट कोटे के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इन सर्विस कोटा बोलते हैं उसको। तो उसके तौर पे भी उसके तरफ भी हम लोग जो है ना थोड़ा एनलाइटन करेंगे स्टूडेंट्स को, सो दैट के वो लोग जो है ना अगर किसी के स्टूडेंट के अंदर कैपेसिटी नहीं है कि PG क्रैक कर सके आफ्टर रिपीटेड लॉन्ग टर्म्स के बाद में, तो उन लोग जो है ना हम लोग उनको गाइड करेंगे कि क्या करके जो है ना किस ज़रिए से PG सीट हासिल कर सकते हैं, या ना फिर सर्विस है। उसके अलावा भी जैसे UPSC एग्ज़ाम्स है, और जो है ना उसके अलावा भी है ना MRCP है, मास्टर्स है, DNB कैसे लेना है। ये भी एक है कि अगर आप MD MS नहीं कर सक रहे तो DNB डिप्लोमा इन नेशनल बोर्ड बोल के एक जो है ना PG सीट है,
इक्वलेंट टू पीजी कंसिडर करते हैं, उसको हासिल करना है तो किस जरिए से हासिल किया जा सकता है। वो कोई मेडिकल कॉलेजेस में न रहते, वो जो है ना कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में रहते हो। बिल्कुल सही कहा है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक डॉक्टर मोहम्मद तंजील मुनव्वर का सवाल है, उन्होंने बहुत ही प्यारे अंदाज में जो पीजी नीट के तलबा हैं उन्हें बता दिया है कि किस तरह एमडी के में एडमिशन लिया जाता है, किस तरह पीजी में एडमिशन लिया जाता है और उसका तरीक़ेकार क्या होता है। और अगर तफसील से आपको इस बारे में जानना हो तो ज़रूर इक़रा की जो मीट है, यानी उर्दू मस्कन खिलवत रोड पर जो मुनक़िद हो रही है 30 जुलाई इतवार को, उसमें ज़रूर शिरकत कीजिए ताकि आपके पास जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आपको बहुत मदद मिलेगी, यानी रजिस्ट्रेशन के लिए और सीट हासिल करने में आपको बहुत ज़्यादा इससे मदद मिल सकती है। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम आमने सामने अपने इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपका भी बहुत बहुत